नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे में हम राइस इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, राइस एक्सपोर्टर्स की बातें उठाते हैं, इंपोर्टर्स की बात करते हैं। इस इंडस्ट्री में क्या हलचल हो रही है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं और क्या कोई ग्लोबल एक्टिविटी हो गई है जिसका हमारी ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उन सवालों पे हम बात करते हैं। और अभी आपने देखा होगा हमारे इस चैनल के ऊपर हमने जो छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स थे उनको लेकर हमने एक मुद्दा उनका चल रहा था, उनका एक इशू था कि 3000 जो राइस मिल्स हैं वो संकट में हैं, तो उसके ऊपर हमने बात करी थी और वो अब तक लगभग 24 से 25,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है और वो गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है। तो हम आप लोगों की आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए कि जो इजराइल और ईरान का जो संकट है उसका इस इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर डाल सकता है, क्या एक्सपोर्टर्स को चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या इंपोर्टर्स को चैलेंजेस आ सकते हैं। और खास तौर से अगर हम देखें कि जो हमारी इंडियन मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें राइस को लेकर क्या उसके दाम घट बढ़ सकते हैं, इन सब विषय पे आज हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए IREF के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़े हुए हैं, कनिष्क मनचंदा हैं, कैप्टन राम कुमार हैं और KL गंजू जी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेम गर्ग आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो बढ़ता चला जा रहा है, इसका इस इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। गौतम जी, ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसकी लोगों को पता होना चाहिए कि क्योंकि राइस इंडस्ट्री एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि राइस की इंडस्ट्री से लगभग पूरे भारत के अंदर कम से कम आप समझिए 25,000 करोड़ जो 25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि किसान, शिपिंग वाले, ट्रांसपोर्ट वाले या पैकिंग वाले और CHA शिपिंग इंडस्ट्री सभी से रिलेटेड है। और इसके अंदर ये कोई भी इफेक्ट पड़ता है इस इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि हमारा आज भारत का 40% का शेयर है पूरे वर्ल्ड के राइस की ट्रेड के अंदर। और राइस की ट्रेड के अंदर जो कि पूरे वर्ल्ड का मैं 40% जो कह रहा हूँ, ये तो उसके अंदर हम लोग लगभग 22 मिलियन टन का एक्सपोर्ट करते हैं भारत से। और हमारा जो एम है क्योंकि हमारे पास सरप्लस है काफ़ी इस साल, और आज 280 मिलियन टन के आसपास में फूड के हमारे पास सरप्लस सब तरीके को मिलाकर चले तो बनता है, जो कि हमारे आने वाले 3 साल 4 साल के लिए एक तरीके से एक्सेस राइस के स्टॉक्स हैं। और एक गवर्नमेंट का भी एक इसके अंदर काफ़ी इनिशिएटिव है कि भी राइस को हम किस तरीके से इसका एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जो एक एम लेकर चल रहे हैं, जो IREF इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की 25 मिलियन टन तक इस टारगेट को हम लेकर जाएं, जिसके लिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं BIRC 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडप के अंदर, जिसके अंदर विदेशों से लगभग 1000 विजिटर्स, फॉरेन बायर्स आएंगे यहाँ पर और लगभग 2000 से ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से IRF को परमिशन आ चुकी है, साथ में वो हमारे पार्टनर हैं इस इवेंट को करने के लिए, और इसको IRF ही पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इसके अंदर हमारा ये मानना है कि ये जो भारत अभी अचानक ईरान का एक झगड़ा चालू हुआ, इजराइल और ईरान का, तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है तो एक बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ेगा राइस की ट्रेड के लिए। क्योंकि इससे एक तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, जो कैप्टन राम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे कि आज क्रूड की क्या पोजीशन है, और जो जब ये वार शुरू हुई उस टाइम क्रूड के क्या प्राइसेस थे या बंकर के क्या प्राइसेस थे, और आज बंकर के क्या प्राइसेस से फ्रेट मार्केट ऊपर जाएगी। आज कंटेनर की जो शिपमेंट्स हैं, जैसा देखने में आया है कि जो $1500 $1600 के फ्रेट थे वो आज $2100 से $2200 के बीच में बोल रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 25 से 30% की तेजी आ चुकी है। और यदि ये वार लंबी चली तो क्योंकि सभी जहाजों को जो ईरान के रास्ते से जाते हैं खाड़ी के देशों से, उनको एक काफ़ी संभल के जाना होगा, दूसरी कंट्रियों से जाना होगा, इससे इंश्योरेंस कंपनियां भी अपने आप खींच लेती है। तो दूसरा एक ईरान है कि हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है बासमती राइस के लिए, जहाँ ईरान के अंदर भारत से लगभग 1 मिलियन टन का साल के अंदर, जो लास्ट ईयर की हमारी फिगर है 10,35,000 टन की शिपमेंट की गई है, तो उसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो जिसके लिए हमारे को एक
लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अफ्रीका की मार्केट के अंदर हमें अपने बासमती राइस को लेकर जाएं। जो बासमती राइस ऑलरेडी अफ्रीका की कंट्रियों में आजकल थोड़ा थोड़ा जाने लगा है, हम लोगों ने प्रयास किए पिछले 2 सालों के अंदर, तो तब से आज अफ्रीका के अंदर हर जगह 11, 21, 1509, सरबती, सुगंधा, हर तरीके की राइस की वेराइटियां चलने लगी हैं, जो आगे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पर बाइंग के लोगों के पास ऐसा नहीं है कि बाइंग की पावर नहीं, अफ्रीका में भी बाइंग पावर है। जो प्राइस ऊपर भी जाएगा तो उसको ले सकते हैं, और एक हमें नीश मार्केट और एक नई मार्केट मिलेगी, जो आज ईरान का जो 1 मिलियन टन का है, तो उसको हम भरपाई कर सकें। और हमारे को भारत के अंदर हमेशा एक मार्केट, हमारा एक सिनारियो होना चाहिए कि एक मार्केट यदि खराब हो गई तो हम दूसरी मार्केट में काम कर सकते हैं, या एक मार्केट का 1 आध मिलियन टन से हमारी मार्केट पर कोई असर ना पड़े। तो इससे एक तो पेमेंट के, जो आपका सवाल था कि इससे क्या असर पड़ेगा, पेमेंट की प्रॉब्लम्स आएंगी, ईरान से जो पेमेंटें हैं वो आने में डिले होंगी, हो सकता है अभी टाइम बिंग के लिए वो पेमेंटें अभी रुक जाएं, और अभी इसके इफेक्ट तो देखिए धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद वो ज़्यादा क्लियर होंगे। और जो भी एक्सपोर्टर्स को मेरी सलाह है फेडरेशन के बिहाफ पर, कि जो भी एक्सपोर्ट की अभी प्लानिंग कर रहे हो ईरान के लिए, अभी टाइम बिंग के लिए उनको रोकना चाहिए और सोच समझकर ही आगे कदम बढ़ना चाहिए, अपने रिस्क के ऊपर उसको बिजनेस को करें, कोई भी जो ईरान के शिपमेंट्स कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो भी अभी किसी भी तरह का अगर व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के, बड़े विचार के साथ करें कि कितना रिस्क हो सकता है और कितना नहीं हो सकता और कितना एस्केलेट हो सकता है। कैप्टन राम कुमार, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम गर्ग ने बताया कि भाई फ्रेट के विषय में हम आपसे बात करें, तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तो जो रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, सी है, तो उनको लेके क्या चैलेंजेस हम देख रहे हैं लॉजिस्टिक्स में, फ्रेट में, और कितने प्राइसेस बढ़ने की संभावना है? क्या बढ़े प्राइसेस पे भी शिप्स जाने को तैयार हैं, या कहते हैं ना कि भाई पैसों का क्या करेंगे, जब वहां पे वार ही चल रही है तो हम क्यों जाएं? और इसको लेके कितना इस एक्सपोर्टर्स के ऊपर बर्डन आने वाला है और कितना निर्यात पर जो है ना हमारा इससे इफेक्ट हो सकता है? सर देखिए, सबसे पहला इफेक्ट एक्चुअली ऑयल टैंकर्स जो शिप ऑयल कैरी करते हैं उनके ऊपर आता है। बल्क कैरियर, जैसे प्रेम सर ने बोला कि राइस का 1 मिलियन का एक्सपोर्ट्स है इंडिया से, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम्स नहीं है। सो मेरे ओपिनियन में बल्क कैरियर शिप जो राइस लेके जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, उसके से फ्रेट जरूर बढ़ेगा बाकी सारे ट्रेड्स के लिए भी, लेकिन एक ये शॉर्ट टाइम इम्पैक्ट होगा, उसके बाद इट विल इम्प्रूव। एंड कंटेनर्स, उनका प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शिप्स वहां जाना नहीं चाहते। ज़्यादातर ओनर्स ने ऑलरेडी मना कर दिया है कि हम वहां जाएंगे नहीं। जो शिप का क्रू है उन्होंने मना करना स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग इस एरिया में नहीं जाएंगे। उसके ऊपर से इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ऑलरेडी काफ़ी महंगा था, वहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम था पहले से, जो अभी डबल ट्रिपल हो गया है। तो ये सारे फैक्टर्स आएंगे जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स वहाँ पे ऑलमोस्ट स्लो हो जाएंगे या फिर रीरूट होंगे, ट्रांसशिपमेंट का यूज होगा। बेसिकली ओमान या दुबई जो सेफ पोर्ट्स हैं वहाँ से ट्रांसशिपमेंट होकर ईरान जाएगा, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और हम एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वहाँ पे जहाँ से सारे शिप्स निकल के जाते हैं, ये अराउंड 21 माइल्स का एक बीच का स्ट्रेच है जहाँ से सारे शिप पास होते हैं, विच इज ईरान और ओमान और दुबई के बीच में है। तो जब शिप्स वहां से जाएंगे, अगर ईरान उसको बंद करने का सिर्फ डिस्कशन हुआ है, उस पर बंकर के प्राइसेस रफली $100, जो $500 पर टन पे फ्यूल, जो शिप का फ्यूल है वो मिला करता था, वो आज $600 के आसपास आ गया है। और ये एक्चुअली में अगर बंद हो जाता है, से एक हफ्ते के लिए अगर बंद होता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस और $100 पर टन बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से फ्रेट रेट्स महंगे हो जाएंगे सारे के सारे। जी, तो जिस तरह से बात कर रहे हैं भाई, क्रूड रेट्स बढ़ सकते हैं कि वो $100 पार भी जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कहीं दूसरा अल्टरनेट, आपने जिस तरह से रूट्स बताए, उस अल्टरनेट रूट्स के थ्रू भी जाता है, तो एक तो वो कॉस्ट बढ़ेगी, प्लस जो क्रूड ऑयल की जो रेट्स बढ़ जाएंगे उससे भी जो कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा, तो उससे एक्सपोर्टर को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं कनिष्क मनचंदा जी से पूछना चाहता हूँ कि कनिष्क, एक्सपोर्टर इसमें किस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं जब रेट्स बढ़ेंगे, तो क्या इस बढ़े हुए फ्रेट पे भी वो एक्सपोर्ट करने में सक्षम होंगे? जी गौतम जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रेम गर्ग और डॉक्टर राम जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा सिनेरियो को। आप जैसे जानते हैं कि जो हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं ये सब वेफर थिन मार्जिन पे काम करते हैं। इनका जो एवरेज मार्जिन है, किसी का भी मार्जिन 2 से 3% से ज़्यादा नहीं है। और जब फ्रेट की इम्पैक्ट, जैसे राम जी ने बताया कि फ्रेट अगर $100 बढ़ जाएगा तो जो ये 1 से 2% कॉस्ट इंक्रीज कर जाएंगी, यानी कि उनका जो मार्जिन है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो या
उनकी जो प्रॉफिट है वो लॉस में चेंज हो जाएगा शिपमेंट का। तो इसीलिए मैं सारे एक्सपोर्टर्स से कहूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग जो नेक्स्ट बुकिंग कर रहे हैं वो या तो कवर करके करें या किसी को भी एफओबी शिपमेंट बेचें, सीआईएफ के सौदे ना करें प्रॉपर बैकअप के बिना, क्योंकि ये अल्टीमेटली उनकी बुक पे एक बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, फ्रेट प्राइस बढ़ जाते हैं तो बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। बिल्कुल। केएल कंजू जी हमारे साथ हैं और ये काउंसलेट जनरल हैं कोमोरोस के। सर आप ये बताएं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या ग्लोबल भी कोई असर पड़ रहा है? किस बारे में सबसे पहले सब पैनलिस्ट को, को पैनलिस्ट को नमस्कार, सुनने वालों को भी नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, मैं आई विल नॉट गो इनटू ये क्यों शुरू हुआ और किसने शुरू किया, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। व्हाट आई कैन से इज दैट दिस रूट between Persian Gulf going up to Oman and then into the Arabian Sea is very important, क्योंकि 20% of the oil supply to the world comes through this route. अगर ये बंद हो जाता है तो आप देखिए कि 20% जब ऑयल सप्लाई कम हो जाएगी वर्ल्ड में, चाहे वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए हो, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये इम्पैक्ट ऑयल पे पड़ेगा तो नेचुरली ये बाकी कमोडिटीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। चूंकि राइस एंड अदर एफएमसीजी आइटम्स जो हैं उनके ऊपर इंडिया से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, और अफ्रीका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अरेबिक वर्ल्ड हो, सब जगह इंडिया से माल जाता है, और ये रूट अगर बंद होता है तो इसके साथ बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। सो ये तो तब है कि जब टुडे ओनली ईरान एंड इजराइल आर फाइटिंग, एंड थोड़ा सा उन्होंने अमेरिका ने इंटरफेयर किया है। सो आई विल प्रे टू द ऑलमाइटी कि ये यहीं तक सीमित रहे, कहीं ये एक्सपैंड हो गया तो देन द टोटल सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिस्टर्ब, और वो डिस्टर्ब होते ही क्योस हो जाएगा सारे वर्ल्ड में। सो लेट बेटर सेंस प्रिवेल ऑन द पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइंड ए सॉल्यूशन, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीजें अगर दाम बढ़ते हैं ये तो बहुत सारी चीजों के भी जो कमोडिटीज हैं उनके भी दाम बढ़ जाएंगे। डॉक्टर प्रेम, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि इस सारी सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किस तरह से कदम उठाए जो इस ट्रेड को ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े? देखिए, गवर्नमेंट तो हमारी जो गवर्नमेंट है भारत की इस टाइम मौजूदा, वो बहुत ही बारीकी से इसको देख रही है और वो बहुत मॉनिटर कर रहे हैं बारीकी से, क्योंकि लास्ट वीक भी कॉमर्स मिनिस्ट्री से पीडा ने, चेयरमैन जो हैं पीडा अभिषेक देव, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की एक मीटिंग ली और उसके अंदर भी उन्होंने आगाह किया लोगों को इसके बारे में कि भी ईरान के लिए कैसे इसको देखा जाए, और वो भी वरीड हैं कि भी किसी भी एक्सपोर्टर्स का कोई लॉस ना हो। ऐसा नहीं कहेंगे कि भी गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी है, और उन्होंने ईसीजीसी के साथ भी और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ भी नंबर ऑफ मीटिंग्स की हैं पीडा ने, और वो ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग काफ़ी क्लोजली कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं डे टू डे, क्योंकि मेरी डेली बात होती है चेयरमैन के साथ भी, और वो डेली इसके ऊपर काफ़ी वरीड हैं कि भी इसको सिनारियो को कैसे कवर किया जाए, एक्सपोर्टर्स का नुकसान ना हो। जो आज के दिन भारत के एक्सपोर्टर्स का लगभग 1300 करोड़ रुपया ईरान के अंदर अभी रुका हुआ है जो आना बाकी है, तो उसके लिए भी उनकी वरीड है कि ये गवर्नमेंट का पैसा है, एक्सपोर्टर्स का पैसा है, तो गवर्नमेंट समझती है कि ये पूरा हमारे देश का पैसा है। यदि इंडिविजुअल का पैसा होकर भी ये नहीं है कि वो इसको इग्नोर करने में है, और वो बहुत डीपली इसको वर्किंग में लगे हैं कि भी किसी का पैसा ना डूबे। ईरान एम्बेसीज के साथ भी वो संपर्क में है और अपनी इंडियन एम्बेसी के साथ ईरान के अंदर संपर्क में है कि भी सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए कि भी सभी एक्सपोर्टर्स का टाइमली पैसा आ जाए और आगे काम भी चले। पर टाइम बिंग के लिए उन्होंने भी यही पॉलिसी रखी है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर प्रेम, एक चीज यहाँ पे मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि अगर इस सिचुएशन जो ईरान और इजराइल की है एस्केलेट होती है यानी कि और आगे बढ़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कहीं रुकता है या कम होता है, तो क्या हमारे जो स्टॉक्स हैं राइस के वो सरप्लस हो जाएंगे, और ज्यादा सरप्लस हो जाएंगे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भी भाव इसका कम हो सकता है, गिर सकता है? और इससे अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा?
देखिए, नुकसान तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी क्रॉप का टाइम नहीं है। जिन लोगों ने स्टॉक्स में माल रखे हुए हैं उनको नुकसान होता है इसका, क्योंकि किसान तो अपना मैक्सिमम माल बेच चुके हैं, अपनी पैडी को बेच चुके हैं। पर कुछ पैडी जो लोगों ने स्टॉक में रखते हैं कि कल को तेजी आएगी, और वो जरूरी भी है, क्योंकि लोग कुछ स्टॉक करते हैं टाइम के साथ, पूरे साल वो पैडी लेनी होती है एक्सपोर्टर्स को, मिलर्स को, और वो टाइम टू टाइम मार्केट को स्टेबल करने में भी फायदा देती है। क्योंकि यदि एक क्रॉप के टाइम पर एकदम से पूरा माल बेचने के लिए किसान के पास हो और वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स ही ले लें, तो हो सकता है किसान को उतना फायदा ना मिले। तो ये तो एक मैचिंग वाली सिचुएशन है मार्केट के अंदर, और इसका नुकसान तो डेफिनेटली आने वाली क्रॉप पर यदि लंबी वार चल गई तो ये एक राइस के बासमती के ऊपर खासकर फर्क पड़ेगा। नॉन बासमती के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ईरान की वार का। और दूसरा, बासमती का जो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि BIRC भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम और नई कंट्रियों को डेवलप करें, और जो गैप यदि बाई चांस खड़ा होता है 1 मिलियन टन का जो ईरान का है, तो वो दूसरी कंपनियों को बांट दिया जाए, तो जिससे मैं नहीं समझता बहुत लॉन्ग रन के अंदर इसका इम्पैक्ट आएगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में कोई इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपने कहा कि भाई जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको हम उनके लिए आप जो बिल्क कर रहे हैं भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, जिससे जो है ना और एक्सपोर्ट हम किन किन कंट्रीज में कर सकते हैं, वो एक बढ़ावा मिलने की बात कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा इस इवेंट से। लेकिन क्या इस इवेंट पे भी किसी भी तरह का हम इम्पैक्ट देख सकते हैं क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके? क्योंकि ये 3,500 बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, यहाँ पे एक बड़ा इवेंट होने वाला है, और ये अभी तक का माना जा रहा है कि विश्व का पूरे ये सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर्स का, राइस इंपोर्टर्स का एक सब लोग एक जमावड़ा होगा जहाँ पे जुड़ेंगे और सब लोग आपस में अपनी ट्रेड को लेके बात कर पाएंगे। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई इसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के अंदर, भारत एक बहुत सेफ कंट्री है जहां पर कि इसको करने के लिए सारी सुविधाएं हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। और भारत मंडपम एक ऐसी जगह है जो प्रेस्टिजियस दिल्ली की राजधानी के अंदर है, तो इसको हमारे को इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और लोग बड़े खुश होंगे इसमें आने से, क्योंकि जैसे लोगों को पता लग रहा है, बायर्स को, हमारे पास कम से कम आप देखिए आज के दिन, अभी हमने शुरुआत ही की है, इसको इवेंट को होने में 4 महीने हैं, पर अभी से लगभग 400 बायर्स की कंफर्मेशन आ चुकी है, और जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है डेली। काफी कंट्रियां इसके अंदर अपनी कंफर्मेशन भेज चुकी है ज्वाइंट होने के लिए। तो हमें लगता है कि लगभग 80 के करीब देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ के लोग इसके अंदर आएंगे, और इसके ऊपर इस वार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों बिल्कुल अलग कंट्रियां हैं, जहाँ के लोग ज्यादा, हमें लगता भी नहीं है कि इतनी इस इवेंट के ऊपर कोई भी असर आएगा। कोई भी असर आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक और मैं सवाल, जो अभी आपने कहा था कि भाई जो बासमती राइस है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन जो नॉर्मल नॉन बासमती है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। जी, ईरान जो है वो लेता है 11, 21, 17, 18, 1509 वैरायटियां। नॉन बासमती का बायर नहीं है ईरान हिंदुस्तान से। तो ये जो जितना भी नॉन बासमती राइस है अफ्रीकन कंट्रियों को एक्सपोर्ट होता है, और अफ्रीकन कंट्रियों के अंदर नॉन बासमती का कोई इफेक्ट इस बार का नहीं है। हाँ, ये है कि फ्रेट, जैसे कैप्टन राम ज्यादा इसको बता पाएंगे कि फ्रेट बढ़ने की क्या उम्मीद है, या बंकर के रेट ऊंचे चले जाएंगे तो उसकी वजह से फ्रेट थोड़े से बढ़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी तेजी देखी जा सकती है नॉन बासमती के प्राइसेस के ऊपर। जी बिल्कुल ठीक है, मैं राम के पास ही जाना चाह रहा था। तो कैप्टन राम, जिस तरह से कहा हमारे डॉक्टर प्रेम ने कि फ्रेट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, आपने पहले भी बताया, लेकिन जो बासमती और नॉन बासमती है, अगर मान लीजिए वहां पे जो युद्ध चल रहा है, एस्केलेट हो रहा है सिचुएशन, और रूट्स बदलेंगे, तब भी तो रेट जैसा आपने कहा था कि बढ़ेंगे, तो उससे आपको कितना इस ट्रेड के ऊपर असर दिखाई दे रहा है? नहीं सर, देखिए ऐसा होगा कि अभी जो शिप्स ईरान ट्रेड करते हैं वो सारे शिप्स के पास में कार्गो नहीं रहेगा। सपोज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है, वहां का ट्रेड बंद हो जाता है, तो ये सारे शिप्स बाहर आएंगे वापस इंडिया में, और ये सारे वेस्ट अफ्रीका की तरफ जाने लगेंगे। तो हमारे पास शिप्स ज्यादा होंगे, तो हायर रेट कम होगा, बंकर का कॉस्ट बढ़ा रहेगा, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करेगा कि शिप ओनर्स शिप बहुत ज्यादा है तो उनकी रेट्स कम हो जाएंगे। जो हायर पे करते हैं हम लोग डेली का शिप को, वो कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत शिप है, देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन, तो वो रेट्स कम हो जाएंगे जो बंकर के बढ़े हुए रेट को कॉम्पनसेट करेंगे। बट अगर हॉर्मोज बहुत ज्यादा दिन के लिए बंद होता है, तेल बहुत ज्यादा महंगा होता है, देन अगेन द फ्रेट विल स्टार्ट राइजिंग, बट टाइम बीइंग के लिए इट विल कॉम्पनसेट। द हायर रेट्स जो कम होंगे, बहुत सारे शिप्स मार्केट में एक्स्ट्रा आ जाएंगे जो ईरान ट्रेड नहीं करेंगे।
तो फ्रेट विल बी सेम जो अभी चल रहा है, लगभग वैसा ही रहेगा। एक इनिशियल कॉस्ट अप जाएगा, इनिशियली जो बंकर बढ़ रहा है 10-15 दिन 20 दिन के लिए, उसके बाद इट विल स्टार्ट स्टेबलाइजिंग मेरे ओपिनियन में। बिल्कुल। कनिष्क, आप किस तरह से सारी सिचुएशन को देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर फ्रेट के रेट बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या रुकेंगे कि भी अभी एक्सपोर्ट्स के लिए रुक जाते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए उसके बाद मार्केट काम करेंगे, या करते रहेंगे बढ़े हुए रेटों पे, यदि ऑर्डर्स मिलते हैं काम चलता है? जी ऐसा है कि जो जैसे ईरान का जहां तक क्वेश्चन है, ईरान तो बासमती का बायर है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो बासमती के लिए तो कंप्लीट नो है, वहां की शिपमेंट तो कंप्लीट रुक जानी चाहिए। एक्सपोर्टर्स के इंटरेस्ट में यही है कि अभी वो कोई नई शिपमेंट ईरान के लिए ना करें। बट जहां तक दूसरे गल्फ डेस्टिनेशन है, वो पोर्ट्स हैं, वो काफी सेफ हैं, तो उनपे कोई दिक्कत नहीं है, उनपे वो अपनी शिपमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो नॉन बासमती की शिपमेंट्स हैं उनमें जैसा राम जी ने बताया कि फ्रेट पे इम्पैक्ट आएगा और फ्रेट पे मोर एंड लेस प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में थोड़े से प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। बट नॉन बासमती का जो ट्रेड है वो होता ही इतने कम मार्जिन में है, जो हमारा टोटल मार्जिन कैप है वो 2 या 3% से ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए मेरी पर्सनल और फेडरेशन की मेरे ख्याल से एडवाइजरी है कि आप थोड़ा रुक के फ्रेट मार्केट ऑब्जर्व करके फिर सौदे करें, और जो सौदे करें वो एफओबी करे, सीएफआर ना करे। बिल्कुल। कनिष्क, एक चीज और इसमें बताइए मुझे, क्या किसी दूसरी कंट्री को इसका फायदा हो सकता है, एक्सपोर्टर्स? नहीं, शॉर्ट टर्म में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि नॉन बासमती की जो मार्केट है वो इंडिया की मार्केट मुझे नहीं लगता कि अभी कोई और ले सकता है। इंडिया कॉम्पिटिटिव है और सबसे सस्ता चावल अभी इस समय इंडिया के पास ही है। इंडिया के पास ही है, बिल्कुल। केएल गंजू जी, एक चीज मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो यदि अमेरिका इसमें कूदता है पूरी तरह से, तब किस तरह से आप टोटल सिनारियो देख रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस टेंशन का, और इसका असर भारत के ऊपर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो पक्की बात है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस युद्ध के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, देन देयर विल बी लॉट ऑफ रेमिफिकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज या तो ये युद्ध एकदम रुक जाएगा और बिकॉज काफी डिस्ट्रक्शन होगी, और या बाकी कंट्रियां भी, रशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज हु आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स Iran may join, and then it becomes almost sort of a world war type of a thing. So in that scenario, the situation in the Gulf and other places will be very, very difficult. और ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड की इकोनॉमी वैसे हिली हुई है, और उस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी नहीं है कि वो इसके अंदर पूरी तरह से सहमत हो। देयरफॉर अमेरिका भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका का जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये पहला नारा था कि हम दुनिया की किसी लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और अगर आपने CNN एंड अदर चैनल्स की न्यूज सुनी हो, तो उन्होंने ये कहा है वहां के लोगों ने कि भाई जब हमने कहीं इन्वॉल्व नहीं होना, तो ये अमेरिका ने यहाँ पर इन्वॉल्व क्यों हुआ? डेमोन्स्ट्रेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन कुछ कंपल्शंस होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं इजराइल और अमेरिका के बीच में, उनको आना पड़ा। अब उससे उन चीजों को जहां पर उन्होंने ये बॉम्ब्स को ड्रॉप किया इतने प्रिसीशन से, उसमें नुकसान कितना हुआ अब ये किसी ने कोई असेसमेंट नहीं करी। तो मैं ये समझता हूं शायद अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा, दिस मे डाई डाउन, बट द रेमिफिकेशंस ऑफ दिस विल बी फेल्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स, जब जो प्रॉक्सीज ऑफ ईरान है उनको स्ट्रेंथन दोबारा से किया जा सकता है, और वो जाके इनके इंटरेस्ट में जाके हिट करे। वो अभी नहीं होगा, बिकॉज द प्रॉक्सीज, सो कॉल्ड प्रॉक्सीज, जो अब वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह है या हमास है या हूतीज है या और भी है, अगर वो थोड़े वीकन हो गए हैं, इनको दोबारा से उसमें 2-4-6 महीने, बट दैट विल बी आइसोलेटेड केसेस, दैट विल नॉट बी अ फुल स्केल वॉर लाइक दिस। उसमें सबसे अच्छी इस वॉर की क्या बात है, नुकसान काफी हुआ है लेकिन जान माल का नुकसान कम हुआ है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के अंदर बंकर्स वगैरह इतने बना दिए गए हैं, क्योंकि जब भी कोई सायरन बजता है तो सब लोग बंकर में चले जाते हैं। तो अगर आप टोटल देखेंगे इस वॉर के अंदर, इजराइल के अंदर करीबन 100 के करीब लोग मरे हैं, और ईरान के अंदर करीबन 1200 लोग मरे, जबकि hundreds of missiles have been fired from one side to another side. So therefore
मैं नहीं समझता ये अमेरिका इसके अंदर फुल्ली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अमेरिका के फुल्ली इन्वॉल्व होने से फिर अमेरिका तो परेशानी होगी, बाकी कंट्रियां अगर इसमें इन्वॉल्व हो गई या उसका मटेरियलिस्टिक मदद करी ईरान की, तो ये फिर वॉर लंबी जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका वैसे इन्वॉल्व जी, इन्वॉल्व अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया तो चीजें बढ़ जाएंगी, एस्केलेट हो जाएंगी, और इस वजह से ऐसा लगता है कि शायद वो ना हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से ये कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम गर्ग ने, कनिष्क ने बताया कि यदि आप कोई भी ट्रेड करें तो बहुत ही सोच समझ के करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गिव मी 10 seconds. You know, any such type of happenings in the world, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो छोटी कंट्रियों को होता है, एंड आई एम वरीड के इसमें अंदर कॉमरोस का भी बड़ा नुकसान होगा। दो कॉमरोस इज इन इंडियन ओशन, लेकिन उसका इम्पैक्ट चारों तरफ पड़ता है। तो हम जो छोटी कंट्रियां होती है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्री जो होती है, और भी कॉमरोस की जैसे बहुत कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। तो द इंटरेस्ट ऑफ दी स्मॉल कंट्रीज, इन लोगों को वॉर का रास्ता छोड़ के डेवलपमेंट का रास्ता देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वॉर से किसी का भी फायदा नहीं होता, चाहे घर की छोटी सी लड़ाई हो या दो देशों की लड़ाई हो या विश्व की लड़ाई हो, उससे नुकसान ही ज्यादा होते हैं। तो कुल मिला के अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए जो एक्सपोर्टर्स हैं, और देखना चाहिए कि किस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, और बहुत ही यदि कोई भी ट्रेड करनी है तो बहुत ही सिक्योर एटमॉस्फेयर में करनी है। अपने पैसे को, अपनी खपत को सेफ रखना है, ताकि उनको किसी भी तरह का इस पे नुकसान ना हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू।